पार्लियामेंटेरियन को बुलाया जाता है नैब में। लेट दैट केस कम टू दी पार्लियामेंट्री कमेटी। पार्लियामेंट शुड कॉल नैब चेयरमैन। इनकी हुकूमत को अपने अंदर से ही, जिसे कहते हैं, दिमक खा रही है। तो बेचारी मांगे तांगे की हुकूमत है, पता नहीं कितने दिन चलती है। हम आपको नहीं गिरना है, आपने खुद। कौमी असम्बली के इजलास में गर्मा गर्मी, ऑपोजिशन का ऐवान से वॉकआउट। नवाज शरीफ को रिलीफ मिलने पर खुश हैं। ये मांगे तागे की हुकूमत है, पता नहीं कितने दिन चले। आसिफ अली जरदारी का कौमी असम्बली में खड़ाक, कहते हैं चेयरमैन नैब को पार्लियामेंट में हाजिर होना चाहिए। बड़े नैब देखे हैं, जिस दिन आपको बुलाया जाएगा उस दिन क्या होगा? नए पार्लियामेंटेरियंस को ट्रेनिंग की भी पेशकश कर दी। ऑपोजिशन लीडर का असेंबली से वॉकआउट, कहते हैं गाली दी गई। शहबाज शरीफ ने मोहम्मद डैम पर तोपों का रुख हुकूमत की तरफ कर दिया। बोले मोहम्मद डैम का ठेका बहुत बड़ा सवालिया निशान है। कौन सी कयामत आ गई थी कि एक बिड पर ठेका दे दिया गया? मुल्क को कर्जे आर्मी चीफ की वजह से मिल रहे हैं। दोस्त ममालिक की मेहरबानी के आड़े वक्त पर काम आए। ब्रेक्जिट डील की मंजूरी होगी या नहीं? वजीर आजम का कड़ा इम्तिहान कल होगा। अरकान पार्लियामेंट की हिमायत हासिल करने के लिए थेरेसा की भरपूर कोशिशें जारी। मुसव्वदा मंजूर ना हुआ तो पार्लियामेंट ब्रेक्जिट रोक भी सकती है। थेरेसा की डील नाकाम हुई तो कार्रवाई अरकान पार्लियामेंट के हाथ चली जाएगी। ब्रेक्जिट डील ना होने का इम्कान ज्यादा है। पाकिस्तानी निजात कानूनदान सैयद राशिद महमूद और जाहिद चौधरी का ब्रेक्जिट इशू पर इजहार ख्याल। हुकूमत पाकिस्तान लोगों के मसाइल हल करने के लिए नए इदारे कायम करे। बरतानिया में पाकिस्तानियों की नई नस्ल बेहतर अंदाज में तरक्की की जानिब गामजन है। लीडर की सीनियर वेलफेयर ऑफिसर ताहिरा खान की 92 न्यूज से गुफ्तगू। जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। लंदन के इलाके ब्रेनिट में मुंतखब होने वाली पाकिस्तानी काउंसलर तारिक दार का मुनफरिद एजाज। 40 साल समाजी खिदमात पर मलका बरतानिया की जानिब से अवार्ड का ऐलान। लूटिन की मस्जिद अली में शिया उलमाए कौंसिल के इंतखाबात। काउंसिल सदर, नायब सदर और दीगर ओहदों के लिए नए जिम्मेदार मुंतखब। भरपूर एतमाद पर कम्युनिटी का शुक्रिया। हम वतन साथियों की फलाह बहबूद के लिए भरपूर काम करेंगे। नौ मुंतखब ओहदेदारों का अज़्म। कहीं दिलकश पहाड़ और झरने तो कहीं सरसब्ज वादियाँ। बरतानवी रियासत वेल्स दुनिया के 10 खूबसूरत तरीन सियाहती मकामात में शामिल। कुदरती मनाजिर से महजूज होने के लिए दुनिया भर से सयाहों की आमद जारी। बर्मिंघम में खिता पोटोहार और आज़ाद कश्मीर के मारूफ शोरा के दरमियान शेख खानी का मुकालबा। दिलचस्प नोक झोंक से हाज़रीन महजूज होते रहे। शोरा को दिल खोल कर दाद। तो जनाब, आज के 9 बजे के बुलेटिन का आगाज इस ऐवान से जहां माहौल खूब गर्म रहा। नैब को टाइट करें। आसिफ जरदारी का हुकूमत को मशवरा और कौमी असम्बली में खिताब के दौरान कहा कि हुकूमत को मशवरा है कि नैब को टाइट करें ताकि मुल्क चलने लगे। हम चेयरमैन नैब के सामने क्यों जाएं? उन्हें खुद पार्लियामेंट के सामने पेश होना चाहिए। मुझे नैब का कोई डर नहीं, फिक्र आप लोगों की है। मरियम नवाज और किसी की बहन बेटी को जेल में नहीं देखना चाहता। हम इस हुकूमत को नहीं गिराएंगे, इसे तो खुद गिरना है। मांगे तांगे की हुकूमत पता नहीं कितने दिन चलती है। जंगल में तो हर तरफ से बंदे ला के भर दिए गए हैं। देखेंगे हम कि कितने दिन आप चलते हैं।
हम आपको नहीं गिराएंगे, गिरना आपने खुद है। मफाहमत के बाद आसिफ अली जरदारी की कौमी असम्बली में दबंग एंट्री। हुकूमत वक्त को खरी खरी सुनाई और दो टोक अल्फाज में हुकूमत को मांगे ताकि की हुकूमत तो कहा ही, साथ ही ये भी कह दिया कि हम नहीं गिराएंगे, खुद गिर जाएगी। इनकी तो हुकूमत को अपने अंदर से ही, जिसे कहते हैं, दीमक खा रही है। ये हम तो जब लड़ेंगे से लड़ेंगे, ये दीमक खुद खा रही है। इसलिए कि वो सेक्रेटरी जो है वो कहता है कि जी मैं क्यों फाइल पे साइन करूं, कल मेरे बच्चे, मैं नैब में खड़ा हूँगा। ये तो बेचारी मांगे तांगे की हुकूमत है, पता नहीं कितने दिन चलती है, कितने दिन नहीं चलती है। आसिफ जरदारी ने बात यहीं खत्म नहीं की, बोले और खूब बोले कि चेयरमैन नैब को खत क्यों लिखा गया। चेयरमैन नैब को पार्लियामेंट में हाजिर होना चाहिए। सब पार्टीज भी सोच रही हैं कि नैब के चेयरमैन के पास जाएं। फिर नैब के चेयरमैन के पास तुम लोग जाओगे क्यों? नैब के चेयरमैन को पार्लियामेंट के सामने हाजिर होना चाहिए। और ये दोस्तों मेरी बात नहीं है, मैंने तो बड़े नैब देखे हैं और मैं देखता रहूंगा, ये तो मसला ही नहीं। बात यह है कि जिस दिन आपको बुलाया जाएगा तो फिर क्या होगा। मुल्क बगैर सोचे समझे चलाया जा रहा है। आसिफ जरदारी ने कहा कि डॉलर ऊपर और नीचे जा रहा है, स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारों को नुकसान हुआ। आज जो फाइनेंशियल हालात हैं और जिस तरह हम चल रहे हैं और जिस तरह बगैर सोचे समझे डिसीजंस हो रहे हैं, उनमें इस तरह संभाला नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि उनकी उम्र 64 बरस हो चुकी, असेंबली में नए आने वाले दोस्तों की तरबियत उन्होंने ही करना है। 80 साल जीऊं या 70 साल जीऊं ये तो मेरे मौला को पता है, पर जब तक हूँ तो मैं पार्लियामेंट को और ये जो नए नए दोस्त आए हैं हमारे पार्लियामेंट में, इनको भी ट्रेन करना चाहता हूँ। ये भी ट्रेन हो जाए, ये भी सीख जाए। शरीफ चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी ने मजीद कहा कि शहबाज शरीफ पूरी तैयारी के साथ आते हैं, फैसल वावडा तैयारी करें तो जवाब दे पाएंगे। नवाज शरीफ और मरीम नवाज की जमानत पर खुशी है। तो नाज़रीन, मोहम्मद डैम की तामीर का ठेका बहुत बड़ा सवाल बन गया है। ऑपोजिशन लीडर की तनकीद, मोहम्मद डैम का ठेका देने का फैसला पीटीआई की हुकूमत में किया गया। ऐसी क्या क़यामत आ गई थी कि दूसरी बोली को मुस्तरद कर दिया गया। पूरे मुल्क में महंगाई की शदीद लहर है, अद्वियात की कीमतों में इजाफा करके इलाज भी नामुमकिन बना दिया गया। मजीद क्या कहा आप भी देखिए। इस डैम की जो कॉन्ट्रैक्ट को जो अवार्ड किया गया है वो बतौर खास एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन चुका है। मोमिन डैम, वो उसका फैसला कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करने का, उसकी जिम्मेदारी पीटीआई गवर्नमेंट की है, पीएमएल की नहीं। उस जमाने में ये प्रोसीजर स्टार्ट किया गया, ये दुरुस्त बात है। सिंगल बिड, ये पेपरा कवानीन के खिलाफ है, ये बात गलत है। ये पेपरा कवानीन के खिलाफ नहीं है। ऐसी क्या जल्दी थी? बिजली की जो लोड शेडिंग अमूमी तौर पर वो तकरीबन वो दम तोड़ चुकी है, और आज अगर बिजली की लोड शेडिंग हो रही है तो वो इस हुकूमत की बदतरीन गफलत, ना तजुर्बाकारी और दूसरे जो फैक्टर्स हैं, ये उसकी वजह से है। अब देखिए कि ये जो 3 प्रोजेक्ट लगे हैं 3600 मेगावाट के, ये आधी कैपेसिटी पे चल रहे हैं। क्यों? कि उनको गैस अवेलेबल नहीं। मोमिन डैम के ऊपर कौन सी ऐसी क़यामत आ गई थी कि ये दोबारा रीबिडिंग नहीं कर सकते थे? $3 बिलियन। और फिर मैं कह रहा हूँ कि इनकी हुकूमत ने टेंडर अवार्ड किया, ये कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया है, पिछली हुकूमत ने नहीं किया। मुझे रज़ाक दाऊद साहब से उनसे कोई गिला नहीं, ही इज अ जेंटलमैन। वो इस हुकूमत में एडवाइजर हैं, और एडवाइजर होते हुए उनकी फर्म को, और ये कहना कि वो खुद मालिक नहीं, उनके बेटे हैं या फलां है, दैट इज नॉट द पॉइंट एट इशू। द कंपनी बिलोंग्स टू हिम। ऑपोजिशन लीडर ने तमाम हकायक गलत पेश किए। वफाकी वजीर बराए आबी वसाइल फैसल वावड़ा का ऐवान में जवाब, कहा डैम ना बनने देने की कोशिश की जा रही है। आज ऐवान छोड़ने वालों को कल मुल्क भी छोड़ना पड़ेगा। उनका मजीद क्या कहना था आप भी देखिए। ये वो चीज है जब आप पार्लियामेंट के अंदर अपना गलत नैरेटिव बिल्ड कर कर भागने की तैयारी करते। झूठा नैरेटिव बिल्ड किया था, अब सुनने का, फैक्ट सुनने की तो ताकत है नहीं, और अब भागेंगे और भागते ही रहेंगे इस मुल्क से। मैं आपको जितने भी ऑपोजिशन ने आपको फैक्ट्स बताए हैं वो सब झूठ पे मबनी है। पेमरा के रूल्स शायद अंग्रेजी में समझ ना आए तो मैं अगली बार उर्दू में भी छपवा दूंगा। जो सॉफ्ट सिग्नलिंग दी जा रही है
और जो झूठा नैरेटिव बिल्ड किया गया है मोहम्मद डैम के ऊपर, मैं बताना चाहता हूँ पाकिस्तान की आवाम को कि जितनी बेमुखलसी और झूठ और बेईमानी और बर्बरियत से इस मुल्क को लूटा गया है, उसी बर्बरियत से झूठ को उजागर करके 61 साल 1961 के बाद कोई डैम नहीं बना और ये सारी साजिश डैम ना बनाने की है, पाकिस्तान को अंधेरों में धकेलने की है। और भी खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। ब्रेक्जिट डील की मंजूरी होगी या नहीं, बरतानवी वजीर आजम का कड़ा इम्तिहान कल होगा। अरकान पार्लियामेंट की हिमायत हासिल करने के लिए ट्रीजा मे की भरपूर कोशिशें। अगर मुसव्विदा मंजूर ना हुआ तो पार्लियामेंट ब्रेक्जिट को ब्लॉक भी कर सकती है। जनवरी 2019 बरतानिया की तारीख का बड़ा दिन। पार्लियामेंट में हुकूमत के तजवीज़ करदा ब्रेक्जिट मुआहदे पर वोटिंग होगी। बरतानवी मीडिया ने पेशगोई की है कि ट्रीजा मे को कल तारीखी शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है, जो किसी भी हुकूमत की 100 साल की बदतरीन हार होगी। ट्रीजा मे के पास शिकस्त की सूरत में आइंदा पीर तक का वक्त है, जिसके दौरान वो पार्लियामेंट को अपने अगले मंसूबे से आगाह करेंगी। दूसरी जानिब वजीर आजम के करीबी साथियों तक को इल्म नहीं कि ब्रेक्जिट मुआहिदे का कोई मुतबादिल है या नहीं। वजीर आजम ट्रीजा मे के पास ऑप्शन है कि वो इसी डील को दोबारा मंजूर कराने की कोशिश करे या फिर किसी नई डील को। नया मुआहिदा या तो पार्लियामेंट तजवीज करेगी या फिर यूरोपीय यूनियन। ट्रीजा मे के पास ब्रेक्जिट को रोकने या ताखीर से करवाने का इख्तियार भी है। ट्रीजा मे बगैर डील के ब्रेक्जिट दाव पर लगाने को तैयार नहीं, जबकि पार्लियामेंट इसको रोकने पर तुली हुई है। अब होगा क्या, ये अभी तक वाजे नहीं। बरतानवी पार्लियामेंट में ब्रेक्जिट पर अहम वोटिंग कल होगी, जहां इसकी मंजूरी का इम्कान मादूम होता नजर आता है। वजीर आजम ट्रीजा मे के पास क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं, जानिए इस रिपोर्ट में। वजीर आजम ट्रीजा मे की हुकूमत सियासी मंचधार में फंसी हुई है, जहां किनारे की उम्मीद कम ही नजर आती है। 15 जनवरी को बरतानवी पार्लियामेंट में ब्रेक्जिट डील पर अहम वोटिंग होने जा रही है। अपोजिशन लेबर पार्टी के अलावा हुक्मरान जमात के बहुत से अरकान ने डील के खिलाफ वोट देने का ऐलान कर रखा है। लेकिन अगर मौजज़ाना तौर पर यह डील मंजूर हो जाती है तो फिर क्या होगा? इस सूरत में पार्लियामेंट में यूरोपीय यूनियन से इनखिलाफ का बिल पेश किया जाएगा। बिल पास होने की सूरत में इस पर यूरोपीय पार्लियामेंट में वोटिंग होगी। अगर वहां पर भी बिल अक्सरियती वोट हासिल करने में कामयाब हो जाता है तो फिर इसकी यूरोपीय कौंसिल से तौसीक कराई जाएगी। उनतीस मार्च को बरतानिया बाज़ाब्ता तौर पर यूरोपीय यूनियन से अलग हो जाएगा, जिसके बाद तब्दीली का मरहला शुरू होगा, जो कि दिसंबर 2020 तक जारी रहेगा। इस दौरान ब्रेक्जिट पर दोबारा रेफरेंडम भी कराया जा सकता है। दूसरी सूरत में अगर पार्लियामेंट मुआहिदा मुस्तरद कर देती है तो फिर नो डील ब्रेक्जिट होगी, यानी 29 मार्च की डेडलाइन पूरी होते ही बरतानिया और यूरोपीय यूनियन में ताल्लुकात खुद बहुत खत्म हो जाएंगे। इसका मतलब बरतानिया दीगर EU मेंबरान के साथ तिजारती मुआहिदा खो देगा, जबकि बरामदात और दरामदात पर भी इजाफी टैक्स लगेगा। बहुत से पार्लिमानी रहनुमाओं का वजीर आजम ट्रीजा मे से मुतालबा है कि वो डेडलाइन बढ़ा दें ताकि ब्रेक्जिट पर बेहतर अंदाज में मुज़ाकरात हो सकें, लेकिन 10 डाउनिंग स्ट्रीट इसे मुस्तरद कर चुकी है। ब्रेक्जिट से मुतल्लिक कब कब क्या हुआ, इन तमाम वाक़यात पर नजर डालते हैं इस रिपोर्ट में।
23 जून 2016 को बरतानिया में एक रेफरेंडम कराया गया जिसमें 51.9% अफराद ने यूरोपीय यूनियन से अलहदगी के हक में, जबकि 48.1% ने मुखालफत में वोट दिया। रेफरेंडम के बाद वजीर आजम डेविड कैमरून ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद 13 जुलाई 2016 को ट्रिजा में मुल्क की नई वजीर आजम मुंतखब हुई। 29 मार्च 2017 को आर्टिकल 50 नाफिजुल अमल हुआ, जिसके बाद बरतानिया के यूरोपीय यूनियन से इनखला का काउंटडाउन शुरू हो गया। ट्रिजा मे ने पार्लियामेंट में अपनी पोजीशन मजबूत करने के लिए 8 जून को कबल अज वक्त इंतखाबात का ऐलान किया, ताहम उनकी ये तदबीर उल्टी पड़ गई, जिसके नतीजे में कंजर्वेटिव अपनी मजीद 13 नशिस्तें खो बैठी और इसे बरसरे इक्तदार रहने के लिए डेमोक्रेट यूनियनिस्ट पार्टी से हाथ मिलाना पड़ा। 26 जून 2017 को बरतानिया और यूरोपीय यूनियन में मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज हुआ। 13 दिसंबर को पार्लियामेंट में एक बिल मंजूर किया गया, जिसके तहत हुकूमत ऐवान में तयशुदा डील पर वोटिंग कराने की पाबंद होगी। 15 दिसंबर को यूरोपीय यूनियन और बरतानिया में मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू हुआ, जिससे कबल दोनों के दरमियान आयरिश बॉर्डर समेत दीगर मामलात पर बातचीत के खदोखाल पर इत्तफाक हो चुका था। 20 माह के तवील मुज़ाकरात के बाद 25 नवंबर 2018 को यूरोपीय मुमालिक के रहनुमाओं ने ब्रेक्जिट की मंजूरी दी। 10 दिसंबर को ट्रिजा मे ने शिकस्त के पेश नजर पार्लियामेंट में ब्रेक्जिट पर वोटिंग मुलतवी कर दी, जिस पर उन्हें कड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया। मंगल को बरतानवी दारुल अवाम में वोटिंग के दौरान ब्रेक्जिट डील पर अरकान पार्लियामेंट क्या राय देते हैं, इस पर बरतानिया के मारूफ कानूनदान सैयद राशिद मसूद और जाहिद चौधरी ने नाइट न्यूज़ यूके के नुमाइंदे आबिद काज़मी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ऐसा लग रहा है कि बरतानिया को किसी डील के बगैर ही यूरोपीय यूनियन से निकलना पड़ेगा। उनका मजीद क्या कहना था, आप भी सुनिए। जो मेरी ओपिनियन है एज अ लॉयर वो ये है कि देखें, अब ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो चुकी है। अब जब कल पार्लियामेंट के अंदर जो वोट हो रहा है, और मोस्ट लाइकली ये है कि थेरेसा मे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उसकी जो डील है उसको पार्लियामेंट जो है वो डिफीट करेगी। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि अगर ये डिफीट हो जाती है तो फिर सूरत हाल क्या होगी। अगर डिफीट हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि जो ब्रेक्सिट है वो नो डील ब्रेक्सिट होगा, यानी ब्रेक्सिट तो होगा। अब उस सूरत हाल में ये है कि या तो फिर ये है कि दोबारा से जो है वो यूरोपियन यूनियन के पास जाया जाए और उनके साथ दोबारा नेगोशिएशन जो है वो की जाए, और इससे बेहतर कोई डील हो सकती है तो वो नेगोशिएट की जाए। लेकिन उसके ऊपर क्योंकि यूरोपियन यूनियन के जो प्रेसिडेंट है वो ऑलरेडी, और उस तमाम अदर जो कंट्रीज हैं वो ऑलरेडी कह चुके हैं कि जी इससे बेहतर डील जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो अब ये इस कदर कॉम्प्लेक्स सूरत हाल हो चुकी है कि मुझे ये लगता है कि हो सकता है कि हमारी प्राइम मिनिस्टर साहिबा जो है, अगर जैसे कि अब लेबर कह रही है कि जी अगर कल पार्लियामेंट में थेरेसा मे को हैवी डिफीट होती है तो वो नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट जो है वो लेके आते हैं। अब अगर नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट आ जाती है तो फिर ऑब्वियसली थेरेसा मे को रिजाइन करना पड़ेगा, और इसके हवाले से नए कोई इलेक्शन जो है वो हो सकते हैं, और उसमें हो सकता है कि फिर कोई जो है वो नए रेफरेंडम की तरफ जो है वो जाया जा सकता है। अब जो लेफ्ट विंग है लेबर पार्टी का, वो तो यही चाहता है कि हम यूरोप के अंदर रहें, और कंजर्वेटिव का ज़्यादा व्यू ये है कि वो यूरोप से बाहर निकल आए। लेबर के भी इस वक्त बहुत से ख्यालात इससे मिलते जुलते हैं, लेकिन जिस हवाले से आपने सवाल किया है कि कल क्या सिचुएशन है, उसमें यह है कि बहुत ज़्यादा चांसेस ऐसे हैं कि इस पे जो एमपीज़ हैं वो अक्सरियत से थेरेसा मे का जो इस वक्त ओपिनियन है उससे इख्तलाफ करेंगे, और आम फहम बात यह है कि इस वक्त पोजीशन ये है कि अवाम की राय ज़्यादा इसी हक़ में है कि यूरोप के अंदर रहा जाए, और इस वजह से लाइकली है कि एक नया इलेक्शन भी हो जाए, और ये भी मुमकिन है कि एक नया रेफरेंडम हो जाए इसी के ऊपर कि जो चीज़ पहले वो हम नहीं समझ सकी थी अब वो कदर बेहतर समझ रही है। क्योंकि यूरोप से निकलना एक बहुत ही मुश्किल काम है। जैसे कि पहले एक दफ़ा मैंने कहा था कि ये एक रंग मिल चुका है पानी के अंदर, उसको अलहदा करना बहुत मुश्किल है। तो अवाम के लिए यही समझना मुश्किल है कि ब्रेक्सिट है क्या और हम किस तरह अलहदा हो सकते हैं। दो इंसानों के दरमियान भी जब कोई एग्रीमेंट होता है उससे निकलना काफ़ी मुश्किल होता है। यहाँ गवर्नमेंट कई लिहाज से एक दूसरे के अंदर इस तरह मिल चुकी हैं गवर्नमेंट्स यूरोपियन यूनियन की कि उनमें से चीज़ों को अलहदा करना कोई इतना आसान काम नहीं है।
सीनियर वेलफेयर ऑफिसर लीड्स सिटी काउंसिल ताहिरा खान का कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान ऐसे इदारे कायम करे जिससे लोगों के मसाइल हल हो। लीड से हमारे नुमाइंदे आसिफ कुरैशी से बात करते हुए उनका क्या कहना था, आप भी सुनिए। ज़्यादातर वेलफेयर के प्रॉब्लम्स हैं, इसके साथ इमिग्रेशन भी है, एजुकेशन भी है और लोगों को करियर के बारे में भी उनको मशवरे चाहिए होते हैं, जिसमें कि मैं लोगों को इंस्पायर करती हूँ कि ख़ास तौर पे जो हमारी औरतें हैं उनको इंग्लिश का मसला है। और जैसे बहुत सारी जो फैमिलीज़ हैं जो उनको मैंने उनकी औरतों को उनको कोर्सेज़ पे भेजा है और वो ताकि वो अपनी इंग्लिश जो है वो उसको इम्प्रूव कर सकें और इसके अलावा फिर वो अपने पाँव पे खड़ी हो सके ताकि वो अपने आप को फ़ख्र महसूस करें कि वो एक अच्छी जॉब के भी हामिल हैं। क्या समझती हैं कि इस वक्त जो हमारी नौजवान नस्ल है वो तालीम का जो लेवल होना चाहिए हमारा यहाँ पर यूके में, क्या उस लेवल पर वो पहुँच रहे हैं या अभी हमें मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है? मेरे ख़्याल में हमारी जो नई जनरेशन है ना वो बहुत अच्छी तरीके से तरक्की कर रही है और जो वालिदैन जो उनको जो एक्सपीरियंस हुआ है उसके मुताबिक वो अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरह गाइडेंस करते हैं और वो ये चाहते हैं कि वो जो मसाइल उन्होंने उनको दरपेश आए हैं वो उनके बच्चों को दरपेश ना आएँ। कभी ये ख्याल आया कि वापस अपने वतन जाकर भी लोगों की खिदमत करूं, या आप ये समझती हैं कि मैं वतन से बाहर रहकर अपने लोगों की बेहतर अंदाज में खिदमत कर रही हूं? मेरे ख़्याल में वतन से बाहर रह के ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो लोग हैं वो ऐसे मसाइल के दरपेश हैं कि जिसका उनके लिए हल करना बहुत मुश्किल होता है। और क्योंकि लोग हमारे जो पहली जनरेशन है उनको इंग्लिश का मसला है, ज़बान बोलने का मसला है और उनके अंदर इतने कॉन्फिडेंस नहीं होते कि वो अपने जो मसाइल हैं उनको खुले तरीके से किसी के साथ डिस्कस कर सकें। तो इस वजह से मैं ये चाहती हूँ कि मैं जो उनको खिदमत दे रही हूँ मैं अपने आप को इसमें फ़ख्र महसूस करती हूँ कि वो मुझे इस काबिल समझते हैं कि मेरे पास आते हैं और मैं उनके मसाइल हल करती हूँ। ओवरसीज पाकिस्तानी का एजाज़ लंदन के इलाके ब्रेंट के काउंसलर तारिक डार के लिए मुल्क बरतानिया की जानिब से 40 साल समाजी खदमात के एवज़ MBE के अवार्ड का ऐलान किया गया है। तारिक डार ने अवार्ड बरतानिया में अपने बुजुर्गों के नाम किया है। ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अबान से उन्होंने बात करते हुए क्या कहा, आप भी देखिए। इन्हें मलका बरतानिया ने मेंबर ऑफ ब्रिटिश अंपायर का जो अवार्ड दिया है ये उन लोगों को मिलता है जिनकी कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा खिदमात होती हैं और इनको 40 साल खिदमात के इवज़ जो है वो ये अवार्ड दिया गया है। और ये हमारी जो वहाँ पे कौंसल है उसके काउंसलर भी हैं, इनसे पूछते हैं कि इनके क्या फीलिंग है इतना बड़ा अवार्ड मिलने पर। जी डॉक्टर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया अवान साहब। मैं समझता हूँ कि ये अवार्ड जो है वो हमारे बड़ों के लिए है, हमारी कम्युनिटी के लिए है। इट्स इंडीड इट्स अ बिग ऑनर फॉर पाकिस्तानी कम्युनिटी टू बी रिकग्नाइज्ड बाय द ब्रिटिश कम्युनिटी। हम तो जीते मरते पाकिस्तान के लिए हैं। हमारी जिस्म इधर है, रूह पाकिस्तान में। उठते बैठते पाकिस्तान के लिए ये वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान कम्युनिटी सेंटर कायम है। तो लेटली ये थोड़ा जो काम है ये चेंज हो गया। अब हम होमलेस के साथ, प्रिजन ऑफिस के साथ और प्रिजन सर्विसेज के साथ काम कर रहे हैं और लाइब्रेरीज, पार्क्स एंड वेरियस जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उनके साथ। सो वी आर रीचिंग आउट टू द इंडिजिनस कम्युनिटी। उसके रिकग्निशन में मुझे ये अवार्ड जो है नवाजा गया है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कैसी फीलिंग होती है कि जिस मुल्क के आप अंदर रहते हैं उसकी जो सबसे बड़ी हाई पोस्ट है मलका बरतानिया, वो आपको अवार्ड देने जा रही है, किसके नाम करेंगे इस अवार्ड को? मैं ये अवार्ड जो है ना अपने बुजुर्ग जो 60 साल पहले यहाँ पे आए हैं और उन्होंने ये प्लेटफॉर्म हमें दिया है जिस पर ये हम काम कर सकें, मैं ये अवार्ड उनके नाम करूँगा। अगर ये ऐसे प्लेटफॉर्म ना होते, इंसान के अंदर भी एक होता है कि जी मुझे कुछ करना चाहिए। ये काम इबादत का काम है। अपने फैमिली का वक़्त आप देते हैं। 40 साल जो है ना मैंने अपनी फैमिली का वक़्त जो है ना वो कम्युनिटी को दिया है और मैं मशकूर हूँ अपनी कम्युनिटी का भी जिन्होंने मुझे ये जो है ना ये प्लेटफॉर्म दिया हो ताकि मैं ये काम कर सकूँ। कुछ लोगों को बताएं कि ये जो अवार्ड है आपको कब मिलेगा और कैसी तकरीब के अंदर मिलेगा ये मलका बरतानिया से? ये अवार्ड जो है ना ये 2 महीने के बाद एंड ऑफ फरवरी में
पैलेस में सेरेमनी होगी और ये जितने भी रेसिपिएंट हैं ये अवार्ड मिलने वाले उनको बुला के ये अवार्ड दिया जाएगा। और भी खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। सानेहा आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में जख्मी होने वाले तालिब इल्म अहमद नवाज, जो इन दिनों बरतानिया में नौजवानों को इंतहा पसंदी से बचने के लिए लेक्चर दे रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई के लिए वज़ीर आज़म बरतानिया ट्रेज़ा मे ने अवार्ड का ऐलान किया है। अहमद नवाज ने बर्मिंघम में नुमाइंदा 92 न्यूज़ आबिद काज़मी से गुफ्तगू की है और अवार्ड मिलने पर अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया है। प्राइम मिनिस्टर का जो पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड है, ये लेकर मैं बहुत फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि ये मैं एक फ़र्स्ट पाकिस्तानी हूँ जो इस अवार्ड को रिसीव करूँगा। ये पाकिस्तानी यूथ के लिए, पाकिस्तानी यंगस्टर्स के लिए, पूरी दुनिया में यंगस्टर्स के लिए एक फ़ख्र की बात है, पाकिस्तानी कौम के लिए एक फ़ख्र की बात है, इसलिए कि एक पाकिस्तानी यंगस्टर जो है तो जो वेस्टर्न ममालिक में ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर दुनिया को दिखा रहा है कि देखिए पाकिस्तानी टीनेजर्स जो हैं तो वो बहुत टैलेंटेड है और वो जो है तो बहुत हाई लिमिट्स अचीव कर सकते हैं। तो इसलिए ये एक बहुत फ़ख्र की बात है हम सब के लिए। मैं पाकिस्तानी जितने बच्चे हैं उन सबको, जो यंगस्टर्स है अगर पाकिस्तान में अब्रॉड है, उनको मैं इनकरेज करूँगा कि वो अपनी तरफ से अपनी कोशिश ये करें ताकि पाकिस्तान का नाम जो है तो वो रोशन कर सके, पाकिस्तान की इस ग्लोबल रेपुटेशन को मजबूत कर सके और इसको बेहतर बना सके। लुटन में बड़ी 11वीं शरीफ की मुनासबत से जामे इस्लामिया गौसिया ट्रस्ट में एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें उलमाए कराम और पाकिस्तानी कम्युनिटी भरपूर तादाद में शिरकत की है। सफ्तर बुखारी की रिपोर्ट देखिए। लुटन में मुनक्किदा तकरीब से अहले सुन्नत वल जमात यूरोप के सेक्रेटरी जनरल इलामा काजी अब्दुल अजीज चिश्ती ने खसूसी खिताब किया, जिसमें उन्होंने गौसे आज़म की हालात ज़िंदगी पर रोशनी डाली। सीरत गौसे आज़म से हमें जो फ़िक्री तौर पर, जो नज़री तौर पर जो जिला मिलती है और जो अक़ीदे की इस्लाह मिलती है, वो ना सिर्फ उस दौर में बल्कि आज के दौर में भी वो एक अपनी मिसाल आप है। गौसे पाक का ज़माना वो है जब यूनानी फ़लसफ़ा अपने उरूज पर था और लोग यूनानी फ़लसफ़ा से मुतअस्सर होकर इस्लामी तालीमात से बरगश्ता हो रहे थे, लेकिन हज़रत गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लामी तालीमात का इह्या करके दीन की फ़िलासफ़ी को इस अंदाज़ में पेश किया कि लोगों को यूनानी फ़लसफ़े भूल गए और वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की गुलामी में फिर से वो कमर बस्ता हो गए। इस मौका पर उलमा कराम का कहना था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी दुनिया के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर इस दुनिया में माबूस फरमाया गया है। सूफिया कराम औलिया अल्लाह वो नफूस कुदसिया है जिन्हें कुरान ने इनाम याफ्ता ग्रोह से ताबीर किया है। अल्लाह का कुरान कहता है, उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन। जो इनाम याफ्ता ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह की जनाब से इनाम है। For me as Egyptian, just recently came here to the UK and participated in this kind of event, which is for members of Awliyaullah. We need all people, all young people, young generation to know about Awliyaullah, to know about those scholars who sacrificed their life for the Ummah, for Islam. So basically, today it was a great honor to attend this event with Allama Jassi Sahib, who's done this event. तकरीब के आखिर में उम्मत के इत्तेहाद, पाकिस्तान के इस्तेहकाम और कश्मीर फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए दुआ की गई। लुटन में वाक़े दारा मस्जिद अली में शिया उलमाए कौंसिल के इंतखाबात हुए, जिसमें कौंसिल सदर और नायब सदर समेत दीगर ओहदों पर वोटिंग हुई। सफ्तर बुखारी की रिपोर्ट देखिए।
शिया उलमा कौंसिल के ज़ेरे एहतमाम हर 3 साल बाद जमहूरी तरीके से इंतखाबात का इनकाद किया जाता है। इस साल लुटन काउंसलर्स और लोकल पुलिस की ज़ेरे निगरानी इलेक्शन में सैयद राहत गिलानी सदर, सैयद इमरान हुसैन शाह नायब सदर, जबकि सैयद इब्रार हसन शाह जनरल सेक्रेटरी, मुश्ताक हुसैन शाह नायब जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए हैं। 9 मुंतखब अराकीन का कहना था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दीन अमन, मोहब्बत और भाईचारे का अमली नमूना है। अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दर्स जारी सारी रहेगा। आज हमने मस्जिद अली लुटन में वो अपना वोट डाला है। आज इलेक्शन थे, नीली 800 मेंबर्स थे और बहुत अच्छे माहौल में इधर इलेक्शन हुए हैं। आज मस्जिद अली में इलेक्शन हुए हैं जो उलमा शिया कौंसिल के ज़ेर निगरानी हुए हैं। हम उनके बहुत मशहूर हैं और जिसमें लुटन बारो कौंसिल, पुलिस सब ने यहाँ पे हिस्सा लिया है और बड़े पुरअमन तरीके से इलेक्शन हुए हैं जिसमें सब बहन भाइयों ने हिस्सा लिया। हम उनके भी मशहूर हैं। मैं तमाम मस्जिद अली के मेंबरान को मुबारकबाद देता हूँ इस कामयाबी पर और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम उम्मीद रखते हैं कि ये नई आने वाली जो हमारी कमेटी होगी ये इस अदारे, इस कम्यूनिटी के लिए बेहतरीन खिदमत अंजाम देगी और कम्यूनिटी का इनको मुकम्मल एतमाद और सपोर्ट हासिल रहेगी। मोहब्बत का पैगाम है हर इंसान के लिए, हर उस मज़हब के लिए जो हुसैन को मानता है, रसूल महमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ता है। हमारा पैगाम मोहब्बत है हर इंसान के लिए। ओहदेदारों ने इस अज़्म का भी इयादा किया कि वो कम्यूनिटी के एतमाद पर पूरा उतरते हुए अपनी तमाम तर सलाहियतें बुरुए कार लाएंगे। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल दुबई और वजीर आजम पाकिस्तान के करीबी साथी इमरान चौधरी ने गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर के एजाज़ में इशाइये का एहतमाम किया। दुबई में मुकीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी के अहम शख्सियात और पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के ओहदेदारान और मेंबरान ने खुसूसी शिरकत की। तफसीलात सैयद मुदस्सिर की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल दुबई के ज़ेर एहतमाम और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के करीबी साथी की जानब से गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर के एजाज़ में इशाइया दिया गया। तकरीब से खिताब और 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में गवर्नर पंजाब ने पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल दुबई के मेंबरान और दुबई में मुकीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी को एतमाद में लिया और साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत की तरजीहात से आगाह किया। उन्होंने मुश्किल हालात में पाकिस्तान का साथ देने पर सऊदी अरब और UAE का खसूसी शुक्रिया भी अदा किया। ये सब लोग जो हैं पाकिस्तान की तरक्की में दिलचस्पी रखते हैं, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह हम बिजनेस कम्युनिटी को पूरी सपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल दुबई के सदर इकबाल दाऊद और साबिक सदर अहमद शहानी, मारूफ बिजनेसमैन डॉक्टर राशिद और राजा मोहम्मद खान ने हुकूमत पाकिस्तान को सरमायाकारी के लिए माहौल मजीद साजगार बनाने की तजावीज़ दी। पिछले 2 दहाइयों से 2 डिकेड से इसी पर्पज़ के लिए काम कर रहा है कि पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स जो है वो जो UAE में मुकीम है और या वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें। हालात ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन इस नई गवर्नमेंट से हमें काफ़ी उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह ताला पिछले काफ़ी सालों से जो मेहनत कर रहे हैं उसके जो समरात हैं वो अब इंशाल्लाह में मिलेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट डॉक्यूमेंटेशन में और उनको जो इत्मीनान दिलाने के लिए ऐसे स्टेप्स उठाए जो कि ट्रांसपेरेंसी पैदा करे, और इन्होंने मेरी बात से एग्री भी किया है और यकीन भी दिलाया है कि ये उसको फॉलो करेंगे। और हकीकी मानों में पाकिस्तानी इस बात के ख्वाहिशमंद हैं कि वहाँ जाकर इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन बाद औक़ात इस टाइप के छोटे छोटे वाक़यात होते हैं कि वो कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है। अब तक जो देखा हमने बहुत सारे सेटबैक तो हैं इनके, लेकिन कोई भी करप्शन का केस इन पे ऊपर नहीं आया, तो ये एक इनकी बड़ी सक्सेस है। तो उम्मीद यही है कि आगे आके जिस विल के साथ ये काम कर रहे हैं इंशाअल्लाह ये कामयाब होंगे और अल्लाह ताला इन्हें कामयाब करेगा और हम भी इनके साथ चलेंगे इंशाअल्लाह। हमारे जो एफर्ट हैं या हमारी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं हम वो पाकिस्तान में वो भी यूज़ करेंगे। हम लोग पाकिस्तानियों का एतमाद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक बहाल होता जा रहा है। अभी भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो कि अभी टैकल करने हैं, लेकिन गवर्नमेंट नई है, उनको थोड़ा टाइम लगेगा अपने मतलब इश्यूज़ को हैंडल करने में। लेकिन अभी तक जो उनकी डायरेक्शन चल रही है, इंशाल्लाह अगर ऐसे ही आगे चीज़ें मूव होती रही तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वन ईयर तक चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी और बहुत ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। नॉट ओनली पाकिस्तानी, इवन दो के आदतन पाकिस्तानी बहुत सारी दूसरी नेशनलिटीज़ भी हैं जो कि पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तकरीब में पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल दुबई की जानब से गवर्नर पंजाब को एजाज़ी शील्ड से भी नवाजा गया। इस मौके पर चौधरी सरवर ने बेहतरीन कारकर्दगी पर दुबई के मारूफ ताजरों को अवार्ड से नवाजा। तकरीब में पाकिस्तानी सफीर मुअज़्ज़म अहमद खान, हाशु ग्रुप के चेयरमैन सदरुद्दीन हाशवानी, PBC के मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कामरान अहमद रियाज, मियां मुनीर हांस, राना रऊफ और नौजवान बिजनेसमैन फुरकान हसन यासिन समेत दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की।
बार्सिलोना के नवाही इलाके सांत रोक की 10 मंजिला इमारत में आग कैसे लगी, तहकीकात जारी हैं। पुलिस ने तहकीकात का दायराकार वसी करते हुए 2 खातीन समेत 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात शाहिद अहमद शाहिद की इस रिपोर्ट में। बार्सिलोना के नवाही इलाके सांत रोक की 10 मंजिला इमारत में आग कैसे लगी और इतने बड़े नुकसान का जिम्मेदार कौन है, तहकीकात जारी हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारे पहले रोज से मुतहरक हैं और वाक़े का मुख्तलिफ पहलुओं से जायजा ले रहे हैं। इब्तिदाई तहकीकात में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई गई थी। पुलिस ने आज 2 खवातीन समेत 6 अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया है, जिन्हें इस अलमनाक वाक़े का मुमकिना तौर पर जिम्मेदार करार दिया जा रहा है। इसके अलावा इन अफराद पर मकानों पे कब्जे और बिजली चोरी का इल्जाम भी है। पहली मंजिल पर आग लगने के बाद ये लोग पुलिस या फायर ब्रिगेड को इत्तला करने की बजाय वहाँ से भाग गए थे। आग ने पहली 2 मंजिलों को नुकसान पहुंचाने के बाद छठी से 8वीं मंजिल पर ज्यादा नुकसान पहुंचाया, जहां सारे घर जलकर राख हो गए और अमवात भी हुई। दरमियान की 3 मंजिलें कैसे महफूज रहीं, इस पर अभी तहकीकात जारी हैं। याद रहे कि इस बड़े साने में 31 अफराद जख्मी हुए थे, जबकि 3 अमवात वाक़ई हुई थीं। जाँ बहक होने वालों में 2 पाकिस्तानी भी शामिल हैं। ये आतिशज़दगी का अफसोसनाक वाक़या जहां सारी कम्युनिटी को सोगवार कर गया, वहीं अपने पीछे कई सवालात भी छोड़ गया। कैमरा टीम के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन। पाकिस्तानी सफारत खाना यूनान में कश्मीर सेमिनार्स का इनाकाद किया गया, जिसमें मुकर्रीन ने मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय बर्बरियत की भरपूर मजम्मत की। आलमी बरादरी से फौरी इक़दाम करने का मुतालबा भी किया। सेमिनार्स का मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी सफारत खाना यूनान के ज़ेरे एहतमाम कश्मीर में होने वाले भारतीय मुजालिम के खिलाफ एक सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी की मुख्तलिफ सियासी, समाजी, दीनी तंजीमों के सरबराहान के अलावा सहाफ़ी बरादरी ने भी शिरकत की। सेमिनार से खिताब करते हुए कायम मकाम सफ़ीर यावर अब्बास ने कहा कि कश्मीर में होने वाले मुजालिम और भारतीय जहरियत के खिलाफ पाकिस्तान सफारती तौर पर हर जगह मजम्मत करता रहेगा और वो अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा करते हैं कि आलमी करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर को हल किया जाए। यूनान में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी ने मुतफिका तौर पर फैसला किया है कि 3 फरवरी को एथेंस में भारतीय सफारत खाने के बाहर पुरअमन एहतजाज करेंगे, जिसका मकसद यूनानी अवाम को कश्मीर में होने वाले मुजालिम से आगाही देना है। और भी खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। नाज़रीन, आलमी मंजरनामे की बात करें तो मोदी सरकार का एक और झूठ बेनकाब हो गया। वज़ीर दिफा सियामेन ने एक इजलास के दौरान कहा कि 2014 से अब तक मोदी हुकूमत में कोई दहशतगर्दाना हमला नहीं हुआ। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। सर्जिकल स्ट्राइक की है। जिन मफरूज़ों और प्रोपेगेंडे की बुनियाद पर मोदी सरकार गुज़श्ता 4 साल पाकिस्तान दुश्मनी को हवा देकर सियासत कर रही थी, उस झूठ का पोल खुद ही बेनकाब कर दिया। मोदी सरकार की वज़ीर दिफा ने खुद ही इस बात का एतराफ़ कर लिया है कि 2014 से अब तक कोई दहशतगर्द हमला नहीं हुआ। कांग्रेस ने सवालिया अंदाज में तनकीद की है कि इस बयान का मतलब कुछ यूँ निकलता है कि पठानकोट और उड़ी हमले सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम करने और गंदी सियासत को चमकाने का मोदी सरकार का घटिया हरबा था। सर्जिकल स्ट्राइक की है। कांग्रेस के लीडर मनीष तिवारी ने कहा कि वजीर दिफा का कहना है गुज़श्ता 55 महीनों में हिंदुस्तान में कोई बड़ा दहशतगर्दी का हमला नहीं हुआ। जब हमला हुआ ही नहीं तो फिर सर्जिकल स्ट्राइक क्यों करनी पड़ गई? तो जनाब, सर्जिकल स्ट्राइक के दावे में भी कोई हकीकत नहीं, क्योंकि जब इनके बकौल हमले हुए ही नहीं तो सर्जिकल स्ट्राइक कैसी? सिविल सोसाइटी, ऑपोजिशन समेत हर जी शऊर भारतीय पहले ही सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जिकल स्ट्राइक करार दे चुका है। दूसरी
जानिब क्रिकेट के मैदान से अच्छी खबर यह है कि जनूबी अफ्रीका के साबिक कप्तान AB डिविलियर्स ने पाकिस्तान आने का ऐलान कर दिया। स्टार क्रिकेटर का कहना है कि पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली के लिए किरदार अदा करना चाहता हूं। क्रिकेट शायकीन के लिए बड़ी खबर, पाकिस्तान के क्रिकेट मैदानों की रौनकें बहाल होने लगी। जनूबी अफ्रीका के साबिक कप्तान AB डिविलियर्स ने पाकिस्तान आने का ऐलान कर दिया। मायानाज क्रिकेटर PSL के चौथे एडिशन में लाहौर कलंदर्स की नुमाइंदगी करेंगे। AB डिविलियर्स का कहना है कि वो पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली के लिए किरदार अदा करना चाहते हैं और इसके लिए 9 और 10 मार्च को लाहौर में कज़ाफी स्टेडियम में लाहौर कलंदर्स की नुमाइंदगी के लिए तैयार है। दूसरी जानिब चेयरमैन PCB एहसान मानी और लाहौर कलंदर्स के कप्तान मोहम्मद हफीज ने डिविलियर्स के पाकिस्तान आने के फैसले का खैर मकदम किया है। I know the game of cricket is massively popular in Pakistan. I still remember playing there in 2007 and receiving great support. I can't wait to play in Pakistan once again. वनडे इंटरनेशनल में तेज तरीन सेंचुरी का रिकॉर्ड भी जारहाना अंदाज अपनाने वाले AB डिविलियर्स के पास है। स्टार बल्लेबाज ने 31 गेंदों पर वेस्ट इंडीज के खिलाफ सेंचुरी दागी थी। बरतानवी रियासत वेल्स के खूबसूरत कुदरती मनाजिर जिसकी कोई मिसाल नहीं, अब एक्सपर्ट ट्रैवल पब्लिकेशन ने भी इस बात का एतराफ़ करते हुए वेल्स को दुनिया के 10 बेहतरीन सियाहती मकामात में शामिल कर लिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं नॉर्थ वेल्स से हारून फयाज की इस रिपोर्ट में। कहीं दिलकश पहाड़ तो कहीं दिलफरेब वादियां, वेल्स के जिस कोने पर नजर दौड़ाएं तो कुदरत की खूबसूरत मुसव्वरी का गुमान होता है। पहाड़ और उनके दरमियान बहती झील, यूं लगता है जैसे खुदा ने तमाम खूबसूरती इस छोटे से जमीन के टुकड़े में भर दी हो। यही वजह है कि इन नाकाबिले यकीन मनाजर ने दुनिया भर के सयाहों को खूब मुतासर किया और सयाहों ने भी दिल खोल कर वेल्स को खूबसूरत मंजिल करार देकर इसके हक में वोट दिए, जिसके बाद वेल्स को बेहतरीन सियाहती मुकाम का एजाज मिला। वेल्स के मुतालिक इस जरीदे के पब्लिशर का कहना था कि उनके कारीन के दिलों में वेल्स के लिए बहुत प्यार है। उनका ये भी कहना था कि कारीन में बहुत से ऐसे भी हैं जो साहिल समंदर के साथ साथ मौसम गर्मा की तातीलात को यादगार और जिंदगी का बेहतरीन हिस्सा तस्वर करते हैं। खूबसूरत तरीन और दिलकश मनाजिर वाले सियाहती मकामात की फहरिस्त में अब बरतानिया की 2 रियासतें शामिल हो चुकी हैं, जिनमें पहले नंबर पर स्कॉटलैंड और दूसरे नंबर पर नॉर्थ वेल्स शामिल है। इस मकाम पर आने वाले सियाहों का कहना है कि यहाँ पर देखे जाने वाले कुदरत के दिलफरेब मनाजिर कहीं और देखने को नहीं मिलते। कैमरा टीम के साथ हारून फयाज, नॉर्थ वेल्स, बरतानिया। बर्मिंघम में खिता पोटोहार और आज़ाद कश्मीर के मारूफ शोरा के दरमियान शेर खानी का मुकाबला हुआ, जिसमें हाज़रीन खूब लुत्फ़अंदोज़ हुए और शोरा को दिल खोलकर दाद भी दी। आबिद कासमी की रिपोर्ट देखिए। खिता पोटोहार और आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले कसीर तादाद में अफराद बर्मिंघम में आबाद हैं और अपनी जुबान से बेहद प्यार करते हैं। पोटोहारी जुबान के शोरा के जरिए इलाकाई जुबान को बरतानिया में फरोग देने में अहम मदद मिल रही है। इस सिलसिले में बर्मिंघम के मुकामी हॉल में नए साल की विसातत से मिलन पार्टी का इनेकाद किया गया, जिसमें मारूफ शोरा राजा सियादत कयानी और चौधरी मुनीर के दरमियान शेर ख्वानी का मुकाबला रखा गया। मुकाबले में इलाकाई कल्चर को नुमाया तौर पर उजागर किया गया, जिससे हाजरीन बेहद महसूस हुए। इस मौके पर पोटोहारी जुबान में पेश करदा इलाकाई गीतों ने भी तकरीब का मजा दोबारा कर दिया। मिलन पार्टी के मुंतजमीन ने तकरीब को नौजवान नस्ल को इलाकाई जुबान के साथ जोड़ने का जरिया करार दिया। इस फन नाल प्यार करने मैं माशाअल्लाह पाकिस्तान में तकरीबन
15-16 साल इस फन ने खिदमत की। तो इतना इंग्लैंड भी 7-8 साल हुई गए इस फन ने खिदमत करने। इंशाअल्लाह जितना जिन्हें फन ने खिदमत करने रह सा कोशिश कर सा साढ़े संगी दोस्त जितने भी सुनने आ सके ऐसा कोशिश कर सके ना कि महसूस करिए। महफिल शेरखानी पटवारी सकाफत को जिंदा किया गया और बरतानिया की ये सबसे तारीखी महफिल थी जिसके अंदर 1000 के लगभग लोग थे और बहुत तारीखी महफिल हुई ताकि ये हमारे यंग जितने भी लोग हैं, जितने बच्चे हैं, इनको एक अच्छा मैसेज मिला है, वो एक बुरे कामों से बचकर एक अच्छी महफिल की तरफ आएंगे। कश्मीर और पटवार की सकाफत को जिंदा किया गया है। आज की महफिल देखकर जो आपने जो मुल्क के है उसका सकाफत और रंग नज़र आ गया है कि वाकई जो है ना यहाँ पर जितने भी कश्मीरी रहने वाले हैं या पटवार के लोग रहने वाले हैं वो अपनी सकाफत से प्यार करते हैं। और आज का जो प्रोग्राम हुआ है वो एक तारीखी प्रोग्राम हुआ है। आज सकाफती प्रोग्राम जी महफिल हुई है बर्मिंघम ने मकाम पर एक मिसाली महफिल हुई है। मेन सारा पॉइंट यह है कि I want to send a message to the elders. I want to elders, please bring your youngest into our culture because this is very important for our future. जितने मेरे संगी साथी है, एल्डर है, जो बड़े बडेरे ना, उन्हें यही पैगाम दिता जाना है कि मेहरबानी करी आने वाली नस्लों की सकाफत प्रोग्रामों में आनो, असा उन्हें की टाइम देने वास्ते I will be always there for you. इस तरह की तकारीब न सिर्फ बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को उनकी सकाफत से रोशनास कराती हैं बल्कि आपस में मिल बैठने का भी मौका फराहम करती हैं। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़ बर्मिंघम। इसके साथ ही ये बुलेटिन अपने अख्ताम को पहुंचा। मजीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।